क्या सच में भारत में हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है? क्या अमीर और गरीब, नेता और आम नागरिक सभी के लिए एक ही कानून लागू होता है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 की, जो देता है हमें समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। लेकिन क्या ये अधिकार पूर्ण है? क्या इसमें कोई अपवाद भी है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको मिलेंगे इस वीडियो में, सरल भाषा में उदाहरणों के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप कानून को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक में हमारे समानता के अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं परिचय। समानता का अधिकार भारत के संविधान का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से ये एक है, जो हर व्यक्ति को कानून के समान समानता और समान संरक्षण प्रदान करता है। यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, वो सभी बराबर हैं। किसी भी रंग, भेद, जाति के आधार पर किसी के साथ में असमानता नहीं की जाएगी। और समान संरक्षण प्रदान करना यानी सभी के कानूनों का संरक्षण, जो उनके अधिकार है उनका संरक्षण करना। ठीक है, उनके जो मौलिक अधिकार दिए उनको सुरक्षित करना। ठीक है, ये है समानता का अधिकार। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो आज हम पहला जो आर्टिकल है 14 वो हम समझेंगे। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका अर्थ हम समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कानून रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। डॉक्टर जैनिस के अनुसार विधि के समक्ष समानता का अर्थ असमान के बीच समानता से नहीं, बल्कि समान के बीच समानता से है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि समान लोगों में कानून समान होना चाहिए और समान रूप से लागू भी किया जाना चाहिए, तथा एक तरह के लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान कार्य के लिए किसी पर मुकदमा चलाए जाने का अधिकार पूर्ण आयु के सभी व्यक्तियों के हेतु एक सा होना चाहिए, तथा बिना किसी भी वंश, धर्म, सामाजिक स्तर और राजनीतिक भेदभाव के होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, जैसे एक आम आदमी है, ठीक है, अब उसने कोई चोरी की है, ऐसे ही चोरी किसी मंत्री ने की है, तो दोनों ने चोरी की है, तो उन दोनों के खिलाफ जो समान कानून के तहत एफआईआर दर्ज होगी और सजा भी समान प्रावधानों के अनुसार होगी। यानी यदि कोई चोरी मंत्री करे या आम व्यक्ति करे, दोनों के लिए कानून समान होगा। कानून के सामने वो दोनों समान रूप से ही दोषी पाए जाएंगे। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं ट्रैफिक नियम। अब रोड पर, जब रोड सभी के लिए है, ठीक है, एक आम आदमी के लिए भी और एक बड़े अधिकारी के लिए भी, लेकिन अगर उन दोनों व्यक्ति में से, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी आईएएस ऑफिसर हो, अगर किसी भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो समान जुर्माना देना पड़ेगा। यानी दोनों के लिए जो लॉ है, कानून है, वो दोनों समान है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आईएएस जो अधिकारी है उसे छोड़ दिया जाएगा। कानून के समक्ष समानता पदावली जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिसको प्रोफेसर डाइसी ने कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का नाम दिया है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और आरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और हरेक को व्यक्ति देश के कानून के अधीन होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। सभी, सबसे ऊपर जो रखा जाएगा वो कानून को ही रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान होगा, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा अधिकारी। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे कोई आम आदमी हो, कोई कानून तोड़ता है तो उसमें कानून को ऊपर रखा जाएगा, ना कि व्यक्ति को। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन का प्रतिपादन यानी केवी डाइसी द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ है कानून सर्वोच्च है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। यानी कि जो कानून है वो किसी भी पद, व्यक्ति से ऊपर होता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी ऊंचे पद पर रहो, अगर उसने कोई गलत काम किया है जो कानून की नज़र में अमान्य है, अवैधानिक है, तो उसे
कानून के समक्ष पेश होना होगा और कानून को सर्वोच्च मानकर उसके अनुसार जो उसे सजा दी जाए वो दी जाएगी। ठीक है, ये कानून सर्वोच्च है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। ये कानून सुनिश्चित करता है कि सरकार भी कानून के अनुसार कार्य करे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, यानी सरकार भी कानून के अधीन है। ठीक है, सर्वोच्च क्या है? कानून है। डायसी ने विधि के शासन के 3 मुख्य तत्व बताए हैं। पहला है विधि की सर्वोच्चता, यानी मनमानी का अभाव, यानी जो भी विधि है यानी कानून है वो सर्वोच्च होगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पद, किसी भी सरकार से ऊपर। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि तोड़ने के लिए दंडित किया जा सकता है। सरकार अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकती है और ना ही मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग कर सकती है। यही सर्वोपरि है, यानी सर्वोच्च है। सेकंड है कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या साधारण अधिकारी हो या आम नागरिक, देश में कानून के अधीन समान रूप से है और सामान्य अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी जो कानून बना है उसके सामने सभी, जो मंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या कोई चपरासी, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून की नज़र में दोषी है और कानून के सामने उनको समान माना जाएगा। थर्ड है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता। डायसी ने कहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा न्यायालयों द्वारा की जाती है और संविधान इन्हीं अधिकारों पर आधारित होता है। हाल ही में केवल पहले 2 तत्व ही पूरी तरह लागू होते हैं। भारत में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, ना कि न्यायालयों के निर्णय का परिणाम। ठीक है, जो सब भारत के अधिकार है, व्यक्तिगत जो अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के स्रोत हैं, उसे किसी न्यायालय ने नहीं दिया है। लेकिन अगर उनके किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, वो न्यायालय के पास जाकर अपने जो अधिकार है उनका हनन हुआ है उसके लिए वो मांग कर सकते हैं और उनको संरक्षण मांग सकते हैं। अब से रिलेटेड हम देखते हैं केस लॉ। पहला है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत में कानून का शासन 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कानून का निर्माण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित और विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए। विधायिका के पास भी असीमित शक्ति नहीं हो सकती है और विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है। ठीक है, तो यानी कि जो कानून का निर्माण है वो लोकतांत्रिक रूप से कौन करता है? विधायिका करती है और विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें लागू करवाता है वो है कार्यपालिका, उन्हें लागू करवाती है। अगर जो कार्यपालिका ने नियम लागू किए हैं अगर वो नागरिकों द्वारा माने नहीं जाते हैं या उनका कोई दुरुपयोग होता है और उनका हनन होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगी? वो है न्यायपालिका करेगी। ठीक है, सेकंड है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानूनों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। समानता का एक सकारात्मक सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि राज्य को समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यानी अगर 2 लोग हैं और दोनों की परिस्थितियां समान है तो उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को समान लोगों के साथ के बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि लोगों की परिस्थितियां भिन्न हैं तो उनके साथ में अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 14 तब लागू नहीं होता है जब समान और असमान लोगों के साथ में अलग अलग व्यवहार किया जाता है। अनुच्छेद 14 वर्ग आधारित विधानों ऐसे कानून जो कि किसी विशेष समूह को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाते हैं की अनुमति नहीं देता है। से समझते हैं एग्जाम्पल से। सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण देती है। क्यों? ये वर्ग ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे रेलवे के जो टिकट होते हैं उन पे उनको छूट मिलती है या नौकरी के लिए उनके कुछ सीटें जो होती है रिजर्व रखी जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं बल्कि समान संरक्षण है। क्योंकि कुछ जो हिस्से हैं हमारे देश में वो देखे होंगे आपने, कुछ जातियां बहुत पिछड़ी हुई है जिन्हें जो उच्च वर्ग के लोगों तक पहुंचने में बहुत साल। दूसरा एग्जाम्पल है गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देना। ठीक है, और थर्ड है जैसे महिलाओं के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं उनको, लेकिन उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है कि उन्हें मातृत्व लाभ दिया जाता है। ठीक है, मैटरनिटी लीव जो होती है वो दी जाती है। ये भेदभाव नहीं है बल्कि इक्वल प्रोटेक्शन है, यानी समान संरक्षण है, क्योंकि ये कमजोर वर्ग को बराबरी पर लाने के लिए किए गया है। अब विधि के शासन और समानता के अपवाद, एक्सेप्शन टू रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी।
यद्यपि कानून का शासन और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं, फिर भी भारतीय प्रणाली में कुछ अपवाद हैं। अब समझते हैं एक एक करके कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह नहीं है कि आम नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के पास में समान शक्तियां हों। एग्जाम्पल के लिए, एक पुलिस अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कानूनी शक्ति होती है, लेकिन आमतौर पर एक आम नागरिक के पास में ये शक्ति नहीं होती है। ठीक है। सामान्य नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन व्यवहार में कुछ विशेष अपवाद दिए गए हैं। अब एक एक करके हम समझेंगे कि विधि का शासन कुछ समूहों को विशेष कानूनों द्वारा शासित होने के लिए नहीं रोकता है। उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों के सदस्य सैन्य कानूनों द्वारा शासित होते हैं और डॉक्टर और वकील जैसे पेशेवर अपने अपने पेशेवर निकायों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो डॉक्टर की उपाधि लेते हैं उनके नियम अलग होते हैं। ठीक है। उसमें तरीके से जो बार एसोसिएशन होते हैं उनके खुद लॉ, कुछ लॉ होते हैं जिन्हें लॉयर्स को फॉलो करना होता है। मंत्रियों और कार्यकारी अधिकारियों को भी कभी कभी कानून द्वारा विवेकाधिकार और शक्ति दी जाती है। इसका अर्थ है कि वे कानून की सीमाओं के भीतर अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अब संविधान समानता के संबंध में कुछ विशेष अपवाद भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए अदालती कार्रवाई से कुछ विशेष छूट दी गई है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके कार्यकाल के दौरान, जब तक कि वो अपने पद पर आसीन हैं, वो कार्यकाल में हैं, तब तक उन पर कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। परंतु जब जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त होगा, उन पर कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रतिरक्षा का जो विशेष अधिकार दिया गया, वो यदि कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई आपराधिक मुकदमे में संदिग्ध पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन जो उनका कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे 361A के तहत संसदीय और राज्य विधानमंडल कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों पर सदन और उनकी समितियों के भीतर उनके द्वारा कही या की गई बातों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि विधायकों और सांसदों को विशेष अधिकार क्यों दिए गए कि संसद और विधानसभा के अंदर कोई भी MP और MLA सदन में कुछ भी बोलता है तो उसके लिए उस पर कोर्ट केस नहीं किया जा सकता है। यानी आपने देखा होगा, संसद में कई बार बहुत अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा सकता है, तो इसके लिए आप बाहर जाकर, संसद में बाहर जाकर उस पर कोर्ट नहीं, वो केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये इसके जो सांसदों और विधायकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 31C के तहत कुछ निर्देशक सिद्धांतों, अनुच्छेद 29B और C को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम केस लॉ देखते हैं कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के मामले में न्यायालय ने कहा था कि मनमाना वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अर्थ है कि सरकार कानून बनाते समय लोगों को वर्गों में बांट सकती है, लेकिन यह वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए, मनमानी यानी बिना किसी कारण के नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सरकार कहे केवल लाल कपड़े पहनने वाले लोगों के लिए अलग कानून हो, इसका कोई भी तर्क नहीं है। ST या SC के लिए रिजर्वेशन तर्कपूर्ण है, इसका उद्देश्य सामाजिक असमानता को खत्म करना है और सामाजिक समानता को लागू करना। ठीक है। आपातकालीन और विशेष स्थितियों में भी, दंगे, युद्ध जैसी स्थिति में सेना को भी विशेष शक्तियां दी जा सकती है और जो सामान्य कानून यानी कानून का समान संरक्षण की समानता सीमित होती है। ये अपवाद प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय हित के लिए दिए गए हैं। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।